नमस्ते दोस्तों, मैं हूं सम्राट चौधरी और आप देख रहे हैं मेरे चैनल इंडी वर्ल्ड एंटरटेनमेंट को। अगर मैं आपसे पूछूं कि आज वर्ल्ड पॉलिटिक्स में सबसे डेंजरस मूव कौन उठाता है, सुपर पावर्स या छोटे लेकिन समझदार देश, ज्यादातर लोग अमेरिका, चीन या रशिया का नाम लेंगे। लेकिन आज हम बात करेंगे थाईलैंड की, एक ऐसे देश की जिसने चुपचाप ऐसा दांव चला है जिसे स्ट्रेटेजिक लैंग्वेज में मास्टर मूव कहा जाता है। जो लोग भारत और थाईलैंड के बीच इस तरह की डिफेंस डिस्कशन से अनअवेयर हैं, उन्हें मैं बताना चाहूंगा कि भारत और थाईलैंड के बीच ब्रह्मोस मिसाइल की पोटेंशियल सेल्स को लेकर पिछले कई वर्षों से बातचीत चल रही है। दिसंबर 2018 में रॉयल थाई नेवी के चीफ की भारत यात्रा के बाद इन नेगोशिएशंस ने गति पकड़ी और अब थाईलैंड ने ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल सिस्टम को भारत से प्राप्त करने में कीन इंटरेस्ट दिखाई है। इस संबंध में दोनों देशों के बीच बातचीत लगातार जारी है। थाईलैंड ने भारत को अपने और करीब खींच लिया है, और वो भी सिर्फ दोस्ती के नाम पर नहीं बल्कि ब्रह्मोस जैसी सुपर पावर के साथ। और यही वो पॉइंट है जहां ग्लोबल पावर बैलेंस हिलना शुरू होता है। ये कोई हथियार खरीदने की जनरल न्यूज नहीं है, ये एक क्लियर स्ट्रेटेजिक मैसेज है। थाईलैंड अब किसी एक खेमे पर निर्भर नहीं रहना चाहता। वो चीन के दबाव और वेस्टर्न अनसर्टेनिटी के बीच भारत को थर्ड पिलर के रूप में देख रहा है। और भारत के लिए ये सिर्फ एक डील नहीं है, ये भारत की बदलती पहचान का सबूत है। एक ऐसा देश जो अब केवल आर्म्स इंपोर्टर नहीं बल्कि भरोसेमंद सिक्योरिटी पार्टनर और राइजिंग मिलिट्री पावर है। ब्रह्मोस सिर्फ एक मिसाइल नहीं है, ब्रह्मोस एक डिटरेंस है, एक ऐसा संतुलन जो बिना गोली चलाए दुश्मन को सोचने पर मजबूर कर देता है। जब थाईलैंड भारत के साथ खड़ा होता है तो वह साफ कहता है कि इंडो पैसिफिक में अब शक्ति का केंद्र बदल रहा है। थाईलैंड मीडिया ने इस वीडियो में डीपली दिखाया थाईलैंड ने ये दांव क्यों चला, भारत के साथ मिलकर थाईलैंड को इससे क्या स्ट्रेटेजिक एडवांटेज मिलता है, और ये कदम अमेरिका चीन की बड़ी गेम प्लानिंग को कैसे चुनौती देता है। वीडियो अंत तक देखिए, क्योंकि यह कहानी सिर्फ ब्रह्मोस की नहीं है, ये कहानी है भारत के इमर्जिंग ट्रस्ट, उसकी स्ट्रेटेजिक थिंकिंग और एशिया में बदलते पावर बैलेंस की है। तो चलिए थाईलैंड मीडिया की ये रिपोर्ट देखते हैं, उसके बाद काफी सारे कमेंट्स भी पढ़ेंगे। लेट्स स्टार्ट। दोस्तों, मैंने बहुत सारे बिजनेस पार्टनर्स को, खास करके जो एनआरआईज है, उनके लिए चैनल बना के उनको इंडिया में एक स्टेबल सोर्स ऑफ इनकम जनरेट करके दिया है। अगर आप भी मेरे साथ पार्टनरशिप में चैनल स्टार्ट करना चाहते हैं, जहां चैनल के ओनर आप होंगे लेकिन कंटेंट मैं बना के दूंगा, तो मुझे कांटेक्ट कीजिए इस नंबर। दोस्तों, ये वीडियो कुछ ही दिन पहले YouTube पर अपलोड हुआ था और इस वीडियो का टाइटल था थाईलैंड हैज मेड अ सुपीरियर मूव अट्रैक्टिंग इंडिया टू काउंटर बैलेंस ग्लोबल पावर विद द ब्राह्मोस। สวัสดีครับคุณผู้ชม ถ้าผมถามว่า हेलो एवरीवन, अगर मैं आपसे पूछूं कि इस समय दुनिया में सबसे ज्यादा ध्यान देने लायक मिलिट्री सुपर पावर कौन है, तो कई लोग शायद अमेरिका कहेंगे, है ना। कुछ लोग चीन, रूस या यूरोप की शक्तियों के बारे में भी सोच सकते हैं। ये जवाब गलत नहीं है, लेकिन विश्वास कीजिए 2025 में एक और दिग्गज अपनी लंबी नींद से जाग रहा है और हमारे रीजन के और भी करीब आ रहा है, बिना बहुत लोग इसे नोटिस करें। यह दिग्गज दुनिया की चौथी मोस्ट पावरफुल मिलिट्री रखता है, जिसमें 14 लाख से ज्यादा एक्टिव सोल्जर्स हैं। इसका डिफेंस बजट दुनिया के टॉप 5 में है, और सबसे महत्वपूर्ण बात, यह देश अब बड़े हथियार खरीदने वाले से बदलकर हाईटेक हथियार बनाने वाला और दुनिया में एक्सपोर्ट करने वाला देश बन रहा है। हाँ, मैं इंडिया की ही बात कर रहा हूँ। ใช่ครับ ผมกำลังพูดถึงอินเดียครับ ปี 2025 นี้ไม่ใช่ปีธรรมดาสำหรับความสัมพันธ์ไทย साल 2025 थाईलैंड भारत संबंधों के लिए कोई साधारण साल नहीं है, ये बड़े बदलावों का साल है। मेरे द्वारा जुटाई गई इन डेप्थ इंफॉर्मेशन साफ दिखाती है कि थाई और इंडियन मिलिट्रीज अब इतिहास में सबसे मजबूती से एक दूसरे के साथ काम कर रही हैं। क्यों इस साल, भारत अभी क्यों आया, और जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की घोषणा की गई है वह हमारी जिंदगी के लिए असल में क्या मायने रखती है, और यह अफवाह कि थाईलैंड ब्रह्मोस नाम की सुपरसोनिक मिसाइल खरीदने वाला है, क्या यह सच है या सिर्फ स्पेक्यूलेशन। तो आज आराम से बैठिए और मेरी बात सुनिए, जब मैं आपको 2025 में थाई वॉर एलिफेंट और इंडियन ग्रेट टस्कर के बीच होने वाले मिलिट्री कोऑपरेशन की पूरी कहानी बताता हूँ। यकीन मानिए, इसे सुनने के बाद आप दुनिया के नक्शे को पहले जैसा नहीं देखेंगे। चैनल फूंक सवाए को लाइक, शेयर और फॉलो करना न भूलें। अब पहले मुद्दे से शुरू करते हैं, हमें इस नए साथी को अच्छी तरह समझना होगा। เริ่มกันที่เรื่องแรก เราต้องรู้จักเพื่อนใหม่คนนี้ให้ลึกซึ้งก่อนครับ ภาพจำของอินเดียในหัวคุณคืออะไร อาหารเครื่องเทศ जब आप भारत के बारे में सोचते हैं तो आपके दिमाग में क्या आता है? मसाले, बॉलीवुड फिल्में या भीड़ से भरी ट्रेनें? इन सब तस्वीरों को अभी एक तरफ रख दीजिए, क्योंकि सुरक्षा के नजरिए से 2025 का भारत बिल्कुल अलग और असली ताकत है। 2025 की ताजा ग्लोबल फायर पावर रैंकिंग के अनुसार भारत दुनिया में चौथे स्थान पर है। सिर्फ 3 महाशक्तियों
अमेरिका, रूस और चीन के बाद। जरा सोचिए, भारत का रक्षा बजट 83 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुंच चुका है। यह बहुत बड़ी राशि है, इतनी कि इससे पूरे रीजन में मोस्ट मॉडर्न मिलिट्री खड़ी की जा सकती है। लेकिन दुनिया की नजरें भारत पर इस साल सिर्फ पैसे या 14.5 लाख एक्टिव पर्सनेल की वजह से नहीं है। वजह है इसकी नीतियों में आया बड़ा बदलाव। पहले भारत दुनिया के सबसे बड़े हथियार खरीदारों में से एक था, लगभग हर मेजर सप्लायर से, रूस से लेकर फ्रांस से भी। เบอร์ต้นของโลกซื้อไปหมดทุกค่ายทั้งจากรัสเซียจากฝรั่งเศส लेकिन आज की इंडियन गवर्नमेंट ने साफ कहा है, बस अब हमें खुद पर निर्भर होना होगा और इसी सोच के तहत आत्मनिर्भर भारत पॉलिसी लाई गई। और नतीजा 2025 तक भारत के पास 2 एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं और उनमें से एक INS विक्रांत पूरी तरह भारत देश में ही बनाया गया है। भारत अपने खुद के लड़ाकू विमान तेजस बनाता है, उसके पास न्यूक्लियर केपेबल मिसाइल्स हैं और एक ऐसा स्पेस प्रोग्राम भी है जो चांद तक जा चुका है। यह टेक्नोलॉजिकल लीप सच में हैरान कर देने वाली है। और जब कोई देश ये सब खुद बना सकता है तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि वह इन तकनीकों को बेचने के लिए तैयार है और अपने पार्टनर देशों को सिखाने के लिए भी तैयार है। यहीं पर थाईलैंड की भूमिका शुरू होती है। कई लोग पूछ सकते हैं, थाईलैंड और भारत कब से इतने करीब हुए? असल में हम एक दूसरे को बहुत पहले से जानते हैं और लंबे समय से रिश्ते बना रहे हैं। हमारी विदेश नीतियां स्वाभाविक रूप से एक दूसरे से मेल खाती हैं। यह तो जैसे किस्मत का खेल लगता है। นโยบายต่างประเทศของเรามันเหมือนพรหมลิขิตครับ भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी है, यानी पूर्व की ओर बढ़ना। थाईलैंड की लुक वेस्ट पॉलिसी है, यानी पश्चिम की ओर देखना। और जब पूर्व और पश्चिम मिलते हैं तो मिलन बिंदु थाईलैंड ही बनता है। यदि भारत आसियान में ट्रेड करना या इन्फ्लुएंस बढ़ाना चाहता है तो थाईलैंड उसका नेचुरल गेटवे है। हम करीब 20 साल से सहयोग कर रहे हैं, जैसे अंडमान सी में जॉइंट पेट्रोल्स कोरपैट, जो 2005 से हर साल 2 बार लगातार हो रही है। लेकिन यह सब अब तक सिर्फ जान पहचान या अच्छे पड़ोसी के स्तर तक ही था। फिर आया साल 2025, जब स्थिति बदल गई। ऐतिहासिक मोड़ अप्रैल 2025 में आया। इस टाइमलाइन को ध्यान से याद रखिए। उसी महीने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद बैंकॉक आए और वह सिर्फ हाथ मिलाकर फोटो खिंचवाने नहीं आए थे। उनका उद्देश्य इससे कहीं बड़ा था। นเรนทราโมดีบินลัดฟ้ามาเยือนกรุงเทพมหานครด้วยตัวเอง การมาครั้งนี้ไม่ใช่มาจับมือถ่ายรูปแล้วกลับ 2025 में थाईलैंड और भारत ने अपने संबंधों को स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के स्तर तक बढ़ा दिया। यह सिर्फ सिंपल डिप्लोमेसी नहीं है, बल्कि इससे दोनों देशों के बीच इतना भरोसा बना है कि अब वे सेंसिटिव खुफिया जानकारी शेयर कर सकते हैं और अपने नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल्स के बीच डायरेक्ट हाई लेवल सिक्योरिटी टॉक्स कर सकते हैं। यह एक बड़ा बदलाव है, क्योंकि अब दोनों देशों के टॉप सिक्योरिटी ऑफिशियल्स आतंकवाद और इंडियन ओशन सिक्योरिटी जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर मिलकर काम कर सकते हैं। ऐसे विषय जिन पर आमतौर पर क्लोज पार्टनर देशों से ही चर्चा की जाती है। राजनीतिक नेतृत्व के संकेत देते ही दोनों देशों की सेनाओं ने सहयोग को तेज कर दिया। 2025 में तीनों सेनाओं में अब तक के सबसे बड़े और इंटेंसिव जॉइंट एक्सरसाइजेस शुरू हुए। मैत्री नाम का सेना अभ्यास, जिसका नाम तो दोस्ती दर्शाता है, लेकिन इस बार यह बहुत कठिन था, के तहत थाई सैनिक भारत आए और उन्हें अर्बन काउंटर टेररिज्म ट्रेनिंग दिया गया, न कि सिर्फ जंगल वाले ड्रिल्स। भारत, जिसे विद्रोह और आतंकवाद से लड़ने का लंबे समय का अनुभव है, ने अपने क्लोज क्वार्टर्स बैटल वाले विशेष प्रशिक्षण भी थाई सैनिकों के लिए खोले, जो गहरे भरोसे और थाईलैंड की क्षमताओं को मॉडर्न कॉम्बैट रेडी स्टैंडर्ड्स को दिखाता है। ยอมเปิดค่ายสอนเทคนิคการรบแบบ close quarter battle ให้เรา นี่แสดงว่าเขาไว้ใจเรามาก และต้องการให้เรามีทักษะที่ทันสมัยที่สุด ต่อกันที่กองทัพเรือ อันนี้คือไฮไลท์ที่ผมชอบที่สุด पहले हमने जिस जॉइंट पेट्रोल्स की बात की थी, वह कुछ ऐसा था जैसे 2 पुलिस टीमें मिलकर इलाके में गाड़ी चलाकर सुरक्षा देखती हों। लेकिन 2025 में एक और एक्सरसाइज हुआ जिसका नाम था अयुत्थया। इस नाम को ध्यान से सुनिए। थाईलैंड का अयुत्थया और भारत का अयोध्या एक ही संस्कृत मूल से आते हैं और दोनों का अर्थ है द इनविंसिबल सिटी। इस तरह नाम रखना अपने आप में एक बहुत पावरफुल पॉलिटिकल मैसेज है। वास्तविक रूप में यह साधारण समुद्री गश्त से बढ़कर पूरी तरह से फुल स्केल नेवल एक्सरसाइज बन गया। इसमें असली हथियारों से फायरिंग की गई, एयर डिफेंस ऑपरेशन हुए और कॉम्प्लेक्स टैक्टिक्स का प्रशिक्षण हुआ। यह दुनिया को संदेश देता है कि अंडमान सी, जो थाईलैंड का बैकयार्ड और भारत का फ्रंट यार्ड है, दोनों देश मिलकर इसकी सुरक्षा करते हैं। यहाँ कोई गड़बड़ करने आएगा तो उसे 2 बार सोचना पड़ेगा। अंत में वायुसेनाओं ने भी 2025 के सियाम पारत एक्सरसाइज में हिस्सा लिया, जो पटाया में हुआ और जिसमें मेनली फोकस जॉइंट असिस्टेंस ऑपरेशंस पर था।
ปี 2025 เขามาฝึกกันที่พัทยาครับ इस एक्सरसाइज का मुख्य ध्यान ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस और डिजास्टर रिलीफ और HADR पर था। यह भले ही अन्य कॉम्बैट ड्रिल्स जितना धमाकेदार न लगे, लेकिन यह बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि हमारे रीजन में अक्सर सुनामी, तूफान और कई तरह की आपदाएं आती रहती हैं। जब कोई घटना होती है तो थाईलैंड और भारत के ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट तुरंत एक दूसरे को समझ सकें और मिलकर कार्रवाई कर सकें। यही ट्रेनिंग उस फैमिलियरिटी को बनाता है जो सच में जान बचा सकता है। अब आते हैं उस विषय पर जिसे सैन्य मामलों में रुचि रखने वाले लोग और कई थाई नागरिक एक सबसे ज्यादा जानना चाहते हैं, हथियारों पर। साल 2025 में दोनों देशों के रक्षा उद्योग संबंधों में बड़ी छलांग लगी। 2024 के अंत में नई दिल्ली में एक अहम बैठक हुई जहां थाईलैंड ने बहुत समझदारी से कदम उठाया। कैटलॉग दिखाइए, हमें कुछ खरीदना है कहने के बजाय थाईलैंड ने को प्रोडक्शन का मॉडल प्रपोज किया। यह बहुत बड़ा कदम है। यह थाईलैंड की भूमिका को सिर्फ खरीदार से बदलकर प्रोडक्शन पार्टनर बना देता है। थाईलैंड ने भारत से कहा कि มันเปลี่ยนสถานะเราจากผู้ซื้อเป็นหุ้นส่วนการผลิตไทยเราบอกอินเดียว่า थाईलैंड ने भारत से कहा, आपका डिफेंस इंडस्ट्री इकोसिस्टम बेहतरीन है, आइए मिलकर साझेदारी करें, साथ में डिजाइन करें और साथ में मैन्युफैक्चर करें। भारत, जो अपनी क्षमता दिखाने के लिए उत्साहित था, ने तुरंत इस प्रस्ताव का स्वागत किया। इस सहयोग के लिए एक जॉइंट वर्किंग ग्रुप भी बनाया गया। अब सवाल है, कौन सा हथियार सबसे मजबूत दावेदार है? जवाब है पुराना और भरोसेमंद ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल, जिसे ऑनलाइन कई बार गलत तरीके से BRMOS या बॉम्ब्स लिखा जाता है। इसे भारत और रूस ने मिलकर विकसित किया है और यह दुनिया की सबसे तेज और खतरनाक क्रूज मिसाइलों में से एक मानी जाती है। साल 2024 में इंटरनेट पर अफवाह फैली कि थाईलैंड ने ब्रह्मोस डील भारत के साथ रद्द कर दिया। मैं यहाँ साफ साफ बता दूं, रिलायबल इनसाइडर इंफॉर्मेशन के अनुसार ये पूरी तरह झूठी खबर थी। असल स्थिति ये है कि थाई सेना अब भी इस मिसाइल में गहरी रुचि रखती है और भारत भी इसे थाईलैंड को बेचने के लिए बेहद उत्सुक है। इस तरह के स्ट्रेटेजिक वेपन्स बेचना किसी देश पर बहुत गहरे भरोसे का संकेत है। थाईलैंड क्यों रुचि रखता है? क्योंकि यह रिस्क डाइवर्सिफिकेशन लाने का तरीका है। अगर थाईलैंड केवल 1-2 देशों से हथियार खरीदे तो वह असुरक्षित हो जाता है। ब्रह्मोस उसे एक और शक्तिशाली विकल्प देता है। ที่ 3 อย่างอินเดียที่เทคโนโลยีถึงราคาคบหาได้ लेकिन अगर थाईलैंड सिर्फ वेस्टर्न वेपन्स या सिर्फ चाइनीज वेपन्स खरीदे तो किसी दिन अगर रिश्तों में तनाव हुआ, वे देशों स्पेयर पार्ट्स रोक भी सकते हैं। ऐसे में भारत जैसा तीसरा विकल्प, जिसकी तकनीक अच्छी है, कीमतें वाजिब हैं और जो नॉलेज ट्रांसफर करने को तैयार है, थाई सेना के लिए यह एक बहुत स्मार्ट स्ट्रेटेजिक फैसला है। ब्रह्मोस के अलावा भारत का तेजस लड़ाकू विमान भी है, जिसे भारत दुनिया भर में बेचने की कोशिश कर रहा है। यह भविष्य में थाई वायुसेना के लिए एक छुपा हुआ दावेदार भी बन सकता है। कौन जानता है? अब 2025 की कहानी का सार क्या है, इसे बड़े नजरिए से देखिए। दुनिया अभी साफ साफ 2 धड़ों में बंट रही है और मेजर पावर लगातार भिड़ रही है। थाईलैंड जैसा छोटा देश बीच में फंसा है, किसी एक पक्ष को चुनना मुश्किल है। ऐसे में 2025 में भारत को फुल स्ट्रेटेजिक पार्टनर बनाना एक बेहद समझदारी भरा कदम है, एक स्मार्ट मूव। इससे हमें एक मजबूत दोस्त मिलता है जो हमारी बैकयार्ड की भी सुरक्षा में मदद कर सकता है। เราได้เพื่อนที่แข็งแรงมาช่วยดูหลังบ้านฝั่งอันดามัน भारत जब अंडमान साइड की सुरक्षा में हमारी मदद करता है तो थाईलैंड आसानी से गल्फ ऑफ थाईलैंड और साउथ चाइना सी पर ध्यान दे सकता है। हमें तकनीक का एक नया स्रोत मिलता है, ऐसा स्रोत जो सिर्फ हमें उपकरण चलाना नहीं बल्कि उन्हें बनाना भी सिखाने के लिए तैयार है। इससे हम किसी एक महाशक्ति पर ज्यादा निर्भर हुए बिना शक्ति संतुलन बना पाते हैं। इसलिए 2025 सिर्फ मिलिट्री एक्सरसाइजेस बढ़ने का साल नहीं है, यह वह साल है जब थाईलैंड और भारत ने दुनिया को बताया कि हम इंडो पैसिफिक रीजन में सच्चे रणनीतिक साथी हैं। थाई वॉर एलिफेंट और भारत के माइटी कश्ता के साथ साथ चलते कदमों की आवाज इतनी तेज होगी कि बड़ी महाशक्तियां भी ध्यान देंगी। ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स हमारे सोचे से कहीं ज्यादा रोचक और हमारे जीवन के करीब है। तो अब आप क्या सोचते हैं कि थाईलैंड का अगला कदम क्या होना चाहिए? क्या हमें भारत के साथ मिलकर डिफेंस फैक्ट्रीज बनाने चाहिए या फिर हमें अपने तटों की सुरक्षा के लिए एक ब्रह्मोस मिसाइल बैटरी लानी चाहिए? अपनी राय कमेंट में लिखिए, मैं हर कमेंट्स पढ़ता हूँ। उम्मीद है यह वीडियो आपको ग्लोबल पॉलिटिक्स और मिलिट्री स्ट्रेटेजी को आसान और मजेदार तरीके से समझाने में मदद कर पाया हो। अगर आपको ऐसी साफ सुथरी और सरल जानकारी पसंद आती है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और अंत में सैपसबाई चैनल की तरफ से आप सभी को एक शुभ दिन की शुभकामनाएं। คลิปหน้าและท้ายที่สุด
ช่องฟังสบายขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีนะครับทุกท่านสวัสดีครับ सबसे पहले राइजिंग स्टार ऑफ रोमफो ने लिखा है कि मैं अपने घर की सुरक्षा के लिए एक ब्रह्मोस चाहता हूं। उसके बाद इटिचाई चांद ने लिखा है कि हमें भारत की तरह करना चाहिए। सेना के पास हर देश के हथियार हैं और वे खुद भी उनका निर्माण करते हैं। ग्रेट। उसके बाद मीना ने लिखा है कि अगर भारत टैंक और लड़ाकू विमान बना सकता है तो थाईलैंड को भी सेटिस्फैक्शन मिलेगा और हथियार खरीदने के लिए अधिक विकल्प मिलेंगे। उसके बाद विमोनराट सुखसवात ने लिखा है कि वी मस्ट पे आवर रिस्पेक्ट्स एंड ऑनर टू इंडिया। उसके बाद स्टोरीज एंड ऑडियो नॉवेल्स फॉर द पब्लिक ने लिखा है कि भारत, रूस और चीन, हमें इनके साथ हाथ मिलाना चाहिए क्योंकि वे हमारे अधिक निकट हैं और पश्चिम की तुलना में मच मोर फ्रेंडली हैं। वेस्ट अपने हितों को लेकर हमेशा निश्चित नहीं होता। उसके बाद नारोंगटू ने लिखा है कि लेट्स होल्ड हैंड्स टाइटली, इंडिया हैज बीन अ फ्रेंड फॉर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स। उसके बाद होल्ड योर हेड हाई ने लिखा है कि हमारी नई फ्रिगेट के लिए ब्रह्मोस की खरीद का समर्थन करने से सहमत हूं। उसके बाद प्रमोल्सा ने लिखा है कि थाईलैंड किसी पक्ष को नहीं चुनता लेकिन वह हर देश के साथ है, कंबोडिया को छोड़कर। ब्रह्मोस एक्सट्रीमली लीथल, एक्यूरेट, पावरफुल और फास्ट है। उसके बाद सोमजित फेट प्रासट ने लिखा है कि यह भारत ही होना चाहिए, शोर मचाने वाला अमेरिका नहीं। उसके बाद अमय कॉर्नसी ने लिखा है कि थाईलैंड और भारत का रिलेशनशिप मल्टी डायमेंशनल है, सोशल, कल्चरल और मॉरल स्टैंडर्ड्स पर बहुत गहरा और रेर इफेक्टिव। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि दोनों के बीच एक मजबूत जातीय जुड़ाव है, एक दूसरे की आध्यात्मिक जड़ों को गहराई से समझते हैं। यहां तक कि मजाक में कहा जाता है कि अगर हम स्वर्ग जाएंगे तो वहां भी हमें अपने भारतीय मित्र जरूर मिलेंगे। उसके बाद पोलपोल ने लिखा है कि थाई पॉलिटिक्स लंबे समय से वेस्टर्न वर्ल्ड के जाल में फंसी हुई है, जिसके कारण थाईलैंड आगे नहीं बढ़ पा रहा है। इसका कारण यह है कि देश में बहुत से भ्रष्ट लोग हैं जो देश की स्थिरता और समृद्धि को प्रायोरिटी नहीं देते। उसके बाद अंकल चे गेवारा ने लिखा है कि थाईलैंड ब्रह्मोस में इंटरेस्ट रखता था लेकिन उसने कोई ऑर्डर नहीं दिया। थाईलैंड और भारत के बीच जनता और सरकार दोनों स्तर पर अच्छे संबंध हैं और दोनों का एक मैरीटाइम शेयर्ड बॉर्डर एरियाज भी है, कोई समस्या नहीं है। उसके बाद साटिट साटिट ने लिखा है कि कोई भी सुपर पावर नहीं है, यह सिर्फ एक हाइपोथेसिस है। हर कोई समान है, इस दुनिया का नेचर सभी के साथ समान व्यवहार करता है। उसके बाद सुरपाना काबुट ने लिखा है कि थाईलैंड नेवी भारत के साथ रॉकेट खरीदने के लिए बातचीत को तेज कर रही है। उसके बाद अपराजित ने लिखा है कि भारत और थाईलैंड गहरे कल्चरल और सिविलाइजेशनल टाइज साझा करते हैं। दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया में इकोनॉमिक एंड मिलिट्री स्टेबिलिटी के लिए भारत एक महत्वपूर्ण शक्ति साबित हो सकता है। उसके बाद राजा जांसरी ने लिखा है कि हमें भारतीयों की तरह होना चाहिए। उसके बाद अनुमट्ठी सुरात ने लिखा है कि भारत एक इंटरेस्टिंग कंट्री है, हम उनसे हथियार खरीद रहे हैं और उन्हें आगे विकसित करने के लिए ज्ञान भी प्राप्त कर रहे हैं। हम कृषि उत्पाद भी निर्यात कर रहे हैं क्योंकि वहां एक बड़ा बाजार है। मुझे उम्मीद है कि थाई सरकार हथियारों पर विचार करेगी और उपयोग के लिए भारतीय ब्रह्मोस खरीदेगी। उसके बाद पावर ने लिखा है कि असल में यह सिर्फ भारत ही नहीं है, जापान भी हमारा इंतजार कर रहा है। उन्होंने हमें इसके लिए आमंत्रित किया है लेकिन मुझे नहीं पता कि उन्होंने अब तक ऐसा क्यों नहीं किया। उसके बाद अमनुए खमनुअनकीज ने लिखा है कि हमें कई ब्रह्मोस मिसाइलें रखनी चाहिए। हाइपरसोनिक हथियार ऐसे हथियार हैं जिनसे हर देश को डरना पड़ता है, लेकिन हमें इन्हें कई कंपनियों से भी खरीदना चाहिए। ये थोड़ा महंगा है लेकिन इसकी कीमत वसूल है क्योंकि यह एक शक्तिशाली हथियार है जिससे हर कोई डरता है। उसके बाद सूडो ने लिखा है कि थाईलैंड भारत का एक अच्छा साझेदार है, भारत को इस अलायंस को वास्तविकता में बदलना चाहिए। दोनों की संस्कृति भी काफी मिलती जुलती है। उसके बाद थेनोस ने लिखा है कि भारत की स्पेस टेक्नोलॉजी असाधारण है, हम इसे को क्रिएटेड, को इन्वेस्टेड एंड टेक्नोलॉजी ट्रांसफर कर रहे हैं, चलो इसे सबके सामने लाएं। उसके बाद पवारिट.चाइटावीप ने लिखा है कि मुझे लगता है कि यह बहुत पहले हो जाना चाहिए था क्योंकि भारत में बहुत पोटेंशियल है और वह हथियारों की टेक्नोलॉजी और इकोनॉमी के मामले में चीन की बराबरी कर रहा है। हमें भारत से वॉरशिप भी बनवाने चाहिए और भारत से कहना चाहिए कि वह देश के वॉरशिप कंस्ट्रक्शन में मदद के लिए एक बड़ा शिपयार्ड बनाने में मिलकर इन्वेस्ट करे। भारत को चीन का मुकाबला करने में भी मदद करनी चाहिए जो तेजी से कंबोडिया की तरफ झुक रहा है। उसके बाद अडार्श ने लिखा है कि भारत
इंडोनेशिया, मलेशिया, बर्मा और थाईलैंड के साथ समुद्री इलाका शेयर करता है, लेकिन मैंने चीन के साथ ऐसा कोई झगड़ा कभी नहीं सुना। उसके बाद विन ने लिखा है कि इट इज बेटर टू हैव फ्रेंड्स देन एनिमीज। बस उन देशों के साथ रहो जो तुम्हारा भला चाहते हैं, उन देशों के साथ मत रहो जो तुम्हारा भला नहीं चाहते। उसके बाद विवो ट्रू ने लिखा है कि हम थाई लोगों ने अच्छा किया है, हमें अपने रिस्क को कम करने और अमेरिका के दबाव और दबाव से बचने के लिए चीन, रूस, भारत, इजराइल, कोरिया, स्वीडन और दूसरे देशों से हथियार खरीदने चाहिए, जैसा कि अभी हो रहा है। उसके बाद पोरमोड ने लिखा है कि हमारे पास कई तरह के हथियारों के सौदे हैं और हमें सिर्फ अमेरिका पर निर्भर नहीं रहना पड़ता, जिसने कभी हमारी कद्र नहीं की और सिर्फ थाईलैंड को पुरानी टेक्नोलॉजी बेचता है। उसके बाद सुरपानेकबुट ने लिखा है कि भारत हमें ICBMS के मामले में मदद करेगा, जहां हमें टेक्नोलॉजी ट्रांसफर मिल चुका है। उसके बाद RRTT ने लिखा है कि भारत के पास भी बहुत सारे हथियार हैं। उसके बाद बेंजी ने लिखा है कि अमेरिका, चीन, रूस और भारत इस दुनिया के 4 महान इंपीरियलिस्ट हैं। उसके बाद पेक्स बांगना ने लिखा है कि ब्रह्मोस सुपरसोनिक हथियार है। मलेशियाई जहाजों को डुबोने के लिए थाईलैंड के पास एक जरूरी हथियार है। तो दोस्तों, भारत और थाईलैंड के बीच ग्रोइंग मिलिट्री पार्टनरशिप एशिया के पॉलिटिकल और स्ट्रेटेजिक सिनारियो में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हो रही है। जैसे जैसे इंडो पैसिफिक रीजन में जियोपॉलिटिकल कंपटीशन तीव्र होती जा रही है, वैसे वैसे भारत और थाईलैंड का डिफेंस कोऑपरेशन न केवल दोनों देशों की सुरक्षा क्षमताओं को मजबूत कर रहा है, बल्कि रीजनल पावर बैलेंस को भी नई दिशा दे रहा है। यह साझेदारी किसी एक देश के खिलाफ नहीं, बल्कि एक स्टेबल, सिक्योर और मल्टीपोलर एशिया को आकार देने की दिशा में एक स्ट्रेटेजिक मूव है। सबसे पहले भारत थाईलैंड की जॉइंट मिलिटरी एक्सरसाइजेस, मैरीटाइम सिक्योरिटी एक्सरसाइजेस और स्ट्रेटेजिक इंफॉर्मेशन शेयरिंग इस रीजन में चीन के बढ़ते प्रभाव को संतुलित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। दक्षिण चीन सागर और अंडमान निकट समुद्री क्षेत्र में चीन की गतिविधियों ने पूरे क्षेत्र में चिंता पैदा की है। ऐसे में थाईलैंड जैसे व्यापक समुद्री क्षमता वाले देश के साथ भारत की मिलिट्री इन्वॉल्वमेंट, मैरीटाइम सर्वेलेंस, मैरीटाइम ट्रेड रूट्स की सुरक्षा और इंडो पैसिफिक की स्थिरता के लिए बेहद लाभदायक है। यह साझेदारी इस संदेश को भी मजबूत करती है कि एशिया में कोई एक देश एक छत्र शक्ति नहीं बन सकता। भारत और थाईलैंड की संयुक्त उपस्थिति अन्य देशों को भी सुरक्षा सहयोग में शामिल होने के लिए प्रेरित करती है। दूसरी ओर थाईलैंड के लिए भारत के साथ यह सहयोग एक रणनीतिक अवसर है। भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती हुई रक्षा शक्तियों में से एक है। आत्मनिर्भर भारत कार्यक्रम के तहत डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग, मिसाइल टेक्नोलॉजी, नेवल पावर और साइबर सुरक्षा में उसकी क्षमता लगातार बढ़ी है। भारत की इन क्षमताओं का लाभ उठाकर थाईलैंड अपने सैन्य ढांचे को सशक्त बना सकता है। इसके अलावा भारत का विश्वसनीय तकनीकी साझेदार के रूप में प्रतिष्ठा थाईलैंड को लंबी अवधि में रणनीतिक आत्मनिर्भरता प्रदान करेगी। सामरिक दृष्टिकोण से दोनों देशों की भौगोलिक स्थिति भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। भारत का अंडमान निकोबार क्षेत्र और थाईलैंड का प्रमुख समुद्री क्षेत्र मिलकर एक मजबूत सुरक्षा चक्र बनाते हैं, जो हिंद महासागर से लेकर दक्षिण पूर्व एशिया तक स्थिरता बनाए रखने में मदद कर सकता है। यदि दोनों देश मिलकर समुद्री निगरानी, समुद्री डोमेन अवेयरनेस तथा अंतरराष्ट्रीय व्यापार मार्गों की सुरक्षा को और मजबूत करते हैं, तो एशिया की शक्ति समीकरण पर इसका सीधा प्रभाव पड़ेगा। भारत थाईलैंड सैन्य साझेदारी आर्थिक रूप से भी महत्वपूर्ण है। वेपन्स मैन्युफैक्चरिंग, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, डिफेंस ट्रेनिंग एंड जॉइंट रिसर्च दोनों देशों को डिफेंस इंडस्ट्री में एडवांस्ड लेवल पर पहुंचाएगा। भारत की तेजी से विकसित हो रही डिफेंस इनोवेशन क्षमता थाईलैंड के लिए एक बड़ा अवसर है। वहीं थाईलैंड की सामरिक स्थिति भारत को दक्षिण पूर्व एशिया में और गहरे प्रभाव की अनुमति देती है। अल्टीमेटली यह साझेदारी केवल दो देशों का स्ट्रेटेजिक अलायंस नहीं, बल्कि एक बड़े एशियन सिक्योरिटी आर्किटेक्चर का निर्माण है। यह एक ऐसे एशिया की नींव रखती है जो बैलेंस्ड, मल्टीपोलर और किसी भी बाहरी दबाव से मुक्त हो। भारत की भूमिका इसमें निर्णायक है, एक स्थिर शक्ति, एक विश्वसनीय साझेदार और एक उभरता हुआ एशियाई नेतृत्वकर्ता के रूप में। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। टिल देन, गुड बाय।